हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी की कंप्लीट जर्नी। और हमारी बायोलॉजी की जर्नी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ये आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 11th का, लेट मी राइट हियर, क्लास 11th का आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और ये जर्नी जो है हमारी क्लास 11th की कंप्लीट बुक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बायोलॉजी में हमारा बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों पोर्शन आने वाला है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा, ना तो हम उसको कंप्लीट बॉटनी का बता सकते हैं और ना ही उसको कंप्लीट हम जूलॉजी का बता सकते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि कॉमन है प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के लिए, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए। तो और हमारी बायोलॉजी की जर्नी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से ही स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लाइफ के बारे में पता है? व्हाट इज़ लाइफ? द फर्स्ट क्वेश्चन जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ने लगते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है, व्हाट इज़ लाइफ, कि लाइफ होती क्या है। एंड अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और क्या जो चीज़ मूव करती है वो सारी लिविंग होती है? क्या हर एक मूव करने वाली चीज़ जो है लिविंग होती है? क्या जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स होते हैं, क्या वो आपकी लिविंग है? या फिर जो एनिमल्स हैं वो आपके लिविंग है या नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या सभी एनिमल्स आपके लिविंग होते हैं। ठीक है। और प्लांट्स आपको पता है, क्या ये लिविंग है? आर द प्लांट्स लिविंग? यस, ऑब्वियसली। आप क्या इसका आंसर क्या कहोगे? ऑब्वियसली यस। ठीक है, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, 1 सेकेंड। तो इसका आंसर आप यस कहने वाले हो, एज वी ऑल नो कि यस, हमारी जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिविंग होते हैं, राइट? यस, प्लांट्स आर लिविंग। आप यही आंसर देंगे। होपफुली यही आपको पता होगा, प्लांट्स जो है हमारे लिविंग है, राइट? तो अब बात अगर हम करें, जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह मूव करते हैं? कैन दे मूव? क्या ये प्लांट्स हैं, क्या ये मूव कर सकते हैं? क्या मूवमेंट ये शो करते हैं? कैन दे शो द मूवमेंट? तो इसका हमें पता है कि वो आपके मूवमेंट शो नहीं करते। प्लांट्स जो है एनिमल से यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स मोस्टली आपके मूव करते हैं जबकि प्लांट्स आपके मूव नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर चैप्टर 1 में मिलने वाला है कि जो द लिविंग वर्ल्ड है इसमें इसका आंसर आपको मिलने वाला है कि वो क्यों मूव नहीं करते हैं, प्लांट्स जो है मूव क्यों नहीं करते, एनिमल्स मूव क्यों करते हैं, क्या रीज़न है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है? क्या सिर्फ मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें कि मूवमेंट कर रहा है तो वो लिविंग है और मूवमेंट नहीं कर रहे तो नॉन लिविंग है? कैसे इसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप हाउ विल यू डिसाइड द थिंग्स आर मूविंग और नॉन मूविंग, या सॉरी, द थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, हाउ वुड यू डिसाइड, कैसे आप डिसाइड करने वाले? तो मेन क्वेश्चन यही है, हाउ वुड यू डिसाइड, हाउ वुड यू डिसाइड इफ द थिंग्स में कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। आप कैसे डिसाइड करने वाले हो, ये सब चीज़ें कैसे डिसाइड करते हो? तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर आपको इस चैप्टर से पता लग जाएगा कि किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसको आपने एंड तक देखना है इस वीडियो को। और ये चैप्टर सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इस चैप्टर से आपको बायोलॉजी की बेसिक लैंग्वेज समझ आ जाएगी, जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो जो चीज़ें हम यहाँ पर इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ आ जाने वाली हैं। 1 सेकेंड।
थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी लेंदी हो वीडियो, लेकिन जो है यहाँ से आपको मोस्टली आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और जो ये चैप्टर है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, तो इसमें आपने एंड तक बने रहना है। ये एक्चुअली मैंने एक स्लाइड ली हुई है और इसमें मैं जो है नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी आपके, तो ये सिर्फ आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैम मुझे नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। इसके वजह से नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप चैप्टर जिस तरह से हम पढ़ेंगे ना ऐसे ही आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे चैप्टर को। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो भी मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम कि नोट्स प्रिपेयर कर दूँ आपके नोटपैड पे, ठीक है। अभी हम सिर्फ मैंने ये स्लाइड ली हुई है और इसी पर मैं जो आपको टीच करने वाली बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड है, ठीक है। तो अब आपको ना इस चैप्टर से जो पता लगने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप जान जाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर जान जाएंगे। तो ये सिर्फ आपका जो है थ्योरेटिकल नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी आप यहाँ से जानोगे। और सबसे बड़ी चीज़ है जो इस चैप्टर में आपको पता लगेगी, वो पता लगेगी बायोडाइवर्सिटी, कि बहुत सारी तरह के जो है एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ से पता लगेगी। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप जान जाएंगे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो भी मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ कि राइटिंग में आप समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या जानेंगे आप यहाँ से, इस चैप्टर में आपको पता एक टॉपिक आता है आपका टैक्सोनॉमी, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर में। टैक्सोनॉमी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। टैक्सोनॉमी के अलावा नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि आपको नेमिंग करनी होती है। नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपको क्लासिफिकेशन, आप समझेंगे क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन के बारे में आप जानने वाले हैं इस चैप्टर में। और इसके अलावा जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो आपको पता लगेगी। टैक्सोनॉमी के साथ साथ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, HIERARCHY, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये सारे टॉपिक इस आपके फर्स्ट चैप्टर में कवर होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको हम कवर करते हैं। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है, टॉपिक बनता है, व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। व्हाट इज़ लाइफ या व्हाट इज़ लिविंग। तो व्हाट इज़ लिविंग ये आपका देखोगे एनसीईआरटी में आपका फर्स्ट यही टॉपिक बनेगा, यही आपकी हेडिंग है वहाँ पर भी, व्हाट इज़ लिविंग, की जो लिविंग चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए कि लिविंग चीज़ें क्या हैं, लिविंग आप किसको बोलते हैं। तो व्हाट इज़ लिविंग आपको इसका आंसर आपको आना चाहिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है। सबसे पहले समझते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसको कहते हैं हम, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेनली कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे लिविंग जो चीज़ें होंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगी कि आपके जो लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स जो है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन। थर्ड आपको उनमें देखने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा आपको उनमें देखने को मिलेगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहें अपने नोट्स बनाना तो बना सकते हो, लेकिन उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेना। नोट्स बनाने से ज़्यादा जो है रिवीजन पर ध्यान होना चाहिए फिर आपका। इसके अलावा कॉन्शियसनेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस, कोई आपका ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है नहीं है, ठीक है। कॉन्शियसनेस है तो ये चीज़ आपको बता पाएगी कि कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नहीं है। और अब इन सभी टॉपिक को, चाहे हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, चाहे हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, इसके अलावा जो कॉन्शियसनेस है जिसके ऊपर कोई चीज़ हमारी लिविंग है या नहीं है वो डिपेंड करती है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, जो कि क्लास 11th का हमारा चैप्टर है। तो चलिए वन बाय वन एक एक करके समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को, कि ग्रोथ किस
किस तरह से डिसाइड करती है कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है, आपका रिप्रोडक्शन किस तरह से डिसाइड करता है कि कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नहीं है, और क्या रोल है मेटाबॉलिज्म, क्या रोल है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का और कॉन्शियसनेस का आपकी ये स्टडी करने में कि कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे व्हाट इज़ लिविंग में, हम यहाँ पे ग्रोथ को स्टडी कर लेते हैं। वन बाय वन हम सभी चीज़ों को स्टडी करते हुए चलेंगे। देखते हैं जो ग्रोथ है, अब हमने व्हाट इज़ लिविंग में फर्स्ट जो हमने लिया है ग्रोथ उठाया है। अब ग्रोथ क्या होती है, आप सभी को पता है ग्रोथ क्या होती है, पता आप सभी को। सबसे पहले ग्रोथ ही आपका पॉइंट बनता है कि कोई चीज़ आपकी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। ग्रो का सिंपल सा मीनिंग होता है कि इंक्रीज़ करना मास में, इंक्रीज़ इन मास, इंक्रीज़ को मैं इस तरह से बना लेती हूँ, इंक्रीज़ इन मास। अगर मास में इंक्रीज़ हो रहा है और उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है एंड इंक्रीज़ हो रहा है आपकी नंबर ऑफ़ सेल्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर उसके सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ सेल्स, तो आप कह सकते हो कि वो चीज़ जो है आपकी ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ बेसिकली मास के इंक्रीज़ होने से और जो है आपके नंबर ऑफ़ सेल्स में इंक्रीज़ होने से आपको पता लगेगी कि कोई चीज़ आपकी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, एक एग्जांपल है, जैसे एक स्मॉल बेबी है, ग्रेजुअली वो आपका ग्रो करता है और एडल्ट बन जाता है। आपको सभी को पता है छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, वो तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वो ग्रेजुअली जो है ग्रो करके एक एडल्ट बन जाता है। और ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। छोटा सा बच्चा जो है ग्रो करके एक एडल्ट बन रहा है और इसी तरह से जो प्लांट है वो भी आपका ग्रो करके एक ग्रोविंग प्लांट या फिर एक एडल्ट हो सकता है कि डेवलप्ड प्लांट आपका बन जाता है, राइट। तो प्लांट्स में भी ग्रोथ देखने को मिलती है और ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ अलोन, ये अकेली ही सिर्फ ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कोई चीज़ जो है आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। सिर्फ आप ग्रोथ देखकर आप ये नहीं बता सकते कि कोई वस्तु आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे हमने बेबी का लिया कि वो एडल्ट बन रहा है, आपने प्लांट का लिया कि वो बेबी प्लांट से जो है आपका एडल्ट प्लांट या फिर मैच्योर प्लांट बन रहा है। तो इस तरह से जो ग्रोथ है ना, वो आपका एक फैक्टर तो है जो आपका लिविंग चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ ग्रोथ देखकर आप ये चीज़ नहीं बता सकते कि कोई ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग है या नहीं है, कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है, इसको कंसिडर करना, याद रखना। और ये पॉइंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, आपने ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये पॉइंट है कि ग्रोथ अलोन, आप लिखोगे ग्रोथ अलोन कैन नॉट, growth alone cannot be considered a defining, cannot be considered a defining property of life, सिर्फ आप ग्रोथ देखकर आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ जो है आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यही बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो ग्रोथ है वो एक पॉइंट तो बनता है, लेकिन ये एक फैक्टर तो बनता है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ देखकर आप किसी चीज़ को ये नहीं बता सकते कि वो चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, जैसे आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है, जैसे आपके माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स आपने देखे हैं, माउंटेन्स का साइज़ बढ़ता है ना, वो ग्रो करते हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ती हैं। अब ग्रोथ आप कैसे डिफाइन करते हो कि इंक्रीज़ इन मास। अब आपको पता है माउंटेन का मास भी बढ़ सकता है और उनका जो है नंबर ऑफ़ सेल्स भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के रूप में अगर बात करें, जैसे हमारे माउंटेन्स हैं और ये आपके ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, माउंटेन्स हो गए आपके। इसके अलावा आपके जो सैंड हो गई, सैंड ड्यून्स कह सकते हो, ठीक है। और जो आपके क्रिस्टल्स का साइज़ होता है, क्रिस्टल्स, ठीक है। अब ये देखो ग्रो तो कर रहे हैं, ये साइज़ में ग्रो तो करते हैं, ये साइज़ इनका इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इनको जो है ना लिविंग थिंग नहीं कह सकते, ना माउंटेन्स को, ना ही सैंड ड्यून्स को, ना ही क्रिस्टल्स को। ये आपके नॉन लिविंग ही रहेंगे। ये क्या रहेंगे? आपके नॉन लिविंग ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, बाकी की जो और प्रॉपर्टीज़ है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो ये शो नहीं करते। ना तो ये रेस्पिरेशन करते हैं, ना ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो मेन जो आपकी और भी जो फैक्टर्स हैं वो भी तो होंगे, ना ही इनमें कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ये सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं साइज़ में, और सिर्फ साइज़ में ग्रोथ होने से आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। सॉरी, लिविंग को नहीं बता सकते आपकी वो लिविंग है। नॉन लिविंग तो रहेगी, क्योंकि इस यूनिवर्स में दो ही तरह की चीज़ें हैं, या तो लिविंग है कोई चीज़ या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और जो क्रिस्टल्स होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, उनकी ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से डिफरेंट भी होती है। ये सेम ग्रोथ को शो नहीं करते, और क्योंकि उनमें ग्रेजुअली जो है इंक्रीज़ होता है, ग्रोथ होती है, ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है। किसी बेबी की अगर डेवलपमेंट हो रही है, वो बेबी से अडल्ट बन रहा है, तो वो ग्रेजुअली ग्रोथ कर रहा है। प्लांट जो बेबी प्लांट से जो है एडल्ट या मेच्योर डेवलप्ड प्लांट बन रहा है, तो वो ग्रेजुअली जो है अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स उसमें बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं, और उनमें जो है मास में भी मास भी जो उनका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वेयर जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें ग्रोथ जो है एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन के थ्रू होती है, यानी कि बाहर की तरफ से होती हैं। तो आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ होती है आपके माउंटेन्स में, सैंड ड्यून्स में और क्रिस्टल्स में, ये होती है आपके किसके थ्रू? एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पे ग्रोथ या फिर इंक्रीज़ इन मास और इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे ग्रोथ होती है एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन की वजह से। इसलिए ग्रोथ जो है अकेली लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकती है। ग्रोथ जो है आपकी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकती है। ग्रोथ अलोन कैन नॉट डिफ़ाइन लाइफ, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट जो है फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा ग्रोथ से रिलेटेड। ग्रोथ क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से। ग्रोथ क्या है? सिंपली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स। और जो बेसिक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि ग्रोथ अलोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। सिर्फ अकेली ग्रोथ को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो कि ये आपकी एक लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या लाइफ को डिफाइन करती है। जैसे एग्जाम्पल है माउंटेन, सैंड ड्यून्स एंड क्रिस्टल्स, ये ग्रोथ तो करते हैं, इनका जो मास है वो इंक्रीज़ तो करता है, इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज़ तो करती हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो है लाइफ नहीं होती है, ये लिविंग नहीं होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं, वो साइज़ उनका बढ़ जाता है, लेकिन वो लिविंग नहीं होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट जो है व्हाट इज़ लिविंग में है, जो हम सेकेंड फैक्टर पढ़ रहे थे, वो हमारा था रिप्रोडक्शन, कि वो आपकी जो कोई वस्तु आपकी रिप्रोड्यूस करती है नहीं करती, रिप्रोडक्शन करती है नहीं करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब देखते हैं, जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है ये चीज़ हमारी। तो हम पहले लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन। ये हमारा सेकेंड फैक्टर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर है रिप्रोडक्शन। अब जानेंगे कि रिप्रोडक्शन से आप कैसे जान सकते हो कि कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन आप किसको कहते हैं? आपको पहले आपकी इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू individuals of the same species भी सेम ही होनी चाहिए, उन्हीं के बीच में होगा, दो सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है नई इंडिविजुअल्स का। दो पेरेंट बॉडी जो है आपकी जो है यहाँ पर अब जरूरी नहीं है दो पेरेंट बॉडी हो, ये नॉन लिविंग भी हो, क्योंकि ये आपका जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से होता है रिप्रोडक्शन आपका। तो बस आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कोई नई संतति बनेगी किसी प्रायर बॉडी से कोई न्यू बॉडी बन जाती है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपके मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल लेते हैं पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दो तरह का आपका होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जनरली आपके 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स, और उससे आपका न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है। न्यू ऑफस्प्रिंग कह सकते हो आप, या फिर आप न्यू इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपके 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व,
इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी से जो है आपका नया एक ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। तो एक ही पेरेंट से नया जो है इंडिविजुअल बन जाता है, या ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको सभी को इसके बारे में पता होगा, प्रीवियस ईयर जो आपकी या प्रीवियस जो क्लासेस हैं आप उनमें पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं एग्जांपल्स। देखिए, जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके एग्जांपल्स क्या हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो आपको मोस्टली पता है, ह्यूमन बींग आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, मोस्टली बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। अब एसेक्सुअल के जो एग्जाम्पल्स हैं आप देखो, जैसे अमीबा है आपका। अमीबा में आप देखोगे, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका सिंगल पेरेंट बॉडी से होता है, और इसमें एक सिंगल पेरेंट बॉडी जो है बाइनरी फिजन कर देती है। बाइनरी फिजन से जो है आपका नया जो है इंडिविजुअल बन जाता है। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में। सेकंड, जैसे आपका यीस्ट है, यीस्ट में भी यही आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में आपकी बर्डिंग होती है, बर्ड्स बन जाती हैं, ठीक है। तो बर्डिंग ये भी आपका क्या है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक एग्जांपल है। और इसके अलावा जैसे आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में दो तरह के प्लांट्स में दो पार्ट होते हैं ना आपके, एक वेजिटेटिव, एक जो है आपका जो सेक्सुअल पार्ट होता है। तो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होती है वो आपकी प्लांट्स के अंदर जो होती है, प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, वेजिटेटिव, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होती है, प्रोपगेशन जो देखने को मिलती है, ये आपकी जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। तो आपकी अमीबा हुआ, यीस्ट हुआ, प्लांट्स हुए, इन सब में जो आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पता है क्या, कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये भी आपका जो है ये पूरी तरह से ये नहीं बता सकता कि जो है आपका कोई ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग है या नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब आप समझते हैं ना कि कम्प्लीटली सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। दिस इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन द लाइफ, ठीक है। तो लाइफ को डिफाइन करने के लिए सिर्फ रिप्रोडक्शन काफ़ी नहीं है। रिप्रोडक्शन एक बार कैप कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन का हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज में जब न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये आपके टू टाइप्स का रहता है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें आपके दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें भी नया इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। एसेक्सुअल के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, जो आपने याद रख लेना है, अमीबा होता है, यीस्ट होता है, एंड प्लांट्स में आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। अब जो हमने एक पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ पर अभी जस्ट आपको बताया था वो क्या है इम्पॉर्टेंट, उसमें ये है, एक बार इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपको पता ये याद रख लेना है, बिल्कुल नहीं इसको भूलना है। जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात है कि जो रिप्रोडक्शन होता है इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्शन इज़, जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है, इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव मतलब सारी की सारी चीज़ें ये शो नहीं कर सकता, जितने भी ज़रूरी है किसी चीज़ को लिविंग कहने के लिए। इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं है किसी चीज़ को लिविंग कहने के लिए या नॉन लिविंग कहने के लिए। और अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वाई, ऐसा क्यों है, तो बिकॉज जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते ही नहीं हैं, यानी उनमें रिप्रोडक्शन देखने को ही नहीं मिलता है। सो जैसे एग्जाम्पल्स आपको अगर मैं बताऊँ, जैसे आपके एग्जाम्पल हैं सम ऑर्गेनिजम्स, पहले ये लिख लेते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं आपके म्यूल्स, MULES, म्यूल्स आपने देखे होंगे। एंड इसके अलावा कुछ आपके स्टेराइल वर्कर बीज, आपको पता है स्टेराइल होती हैं वो आपकी,
वो आपकी जो है रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं। जब भी आपकी बीज, आपने देखा बीज हाइव में आपको आपने पढ़ा भी होगा कि आपकी जो स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं वो आपकी जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके लिविंग नहीं है। जो स्टेराइल वर्कर बीज हैं वो भी तो आपकी लिविंग है ना। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस स्टेटमेंट के लिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है इज़ नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका इस पर आपने टर्म पर एम्फेसाइज करना है कि ऑल इंक्लूसिव नहीं होता है। रिप्रोडक्शन आपको बताता है कि कोई वस्तु आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग बताता है कि वो लिविंग अगर वो रिप्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो है रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, जैसे आपका स्टेराइल वर्कर भी हो गया और म्यूल्स हो गए, तो लेकिन स्टिल ये आपके लिविंग होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर आप किसी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग नहीं बता सकते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर जो है बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ये आपकी लिविंग है। दीज आर म्यूल्स एंड स्टेराइल वर्कर बीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो आप इनके बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अनेबल टू, दे आर लिविंग but unable to reproduce। ठीक है, ये आपके लिविंग होते हैं लेकिन अनेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको वाई का आंसर मिल गया यहाँ से। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। देयरफॉर रिप्रोडक्शन अलोन कैन नॉट डिफाइन लाइफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन आपको किसी भी वस्तु के बारे में ये नहीं बता सकती कि वो लिविंग है या नहीं है। तो लाइफ के बारे में सिर्फ रिप्रोडक्शन फैक्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो रिप्रोडक्शन अलोन कैन नॉट डिफाइन लाइफ। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो आपका है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हमने जो फैक्टर बताए थे हमने उसमें आपका नेक्स्ट आपका फैक्टर बनता है मेटाबॉलिज्म, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थर्ड फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप कैसे बताती है कि कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नहीं है। मेटाबॉलिज्म के बताएगी, कैसे बताएगी। अब आता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपका मेटाबॉलिज्म। एंड स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म को केयरफुली आपको समझना होगा क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड ऑल द केमिकल्स रिएक्शंस अकरिंग within a living organism are collectively called the metabolism, and this is the definition of the metabolism. So आपको first of all you should be known about definition of the metabolism. तो definition क्या रहेगी आपका metabolism की। तो definition लिख लीजिए पहले। all living organisms, all living, जितने भी living organisms होते हैं वो आपकी metabolism को show करते हैं। all living organisms are made up of chemicals। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके केमिकल्स के बने होते हैं। मेटाबॉलिज्म से पता लग रहा है कि केमिकल्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रहे होंगे केमिकल्स। एंड ऑल द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring within a living organism are collectively called metabolism। तो केमिकल रिएक्शन के साथ साथ जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सभी की सभी जो हैं कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कही जाती हैं। जितनी भी हो रही हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है, जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, डाइजेशन हो रहा होता है, तो वो आपको पता है कि ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। कोई म्यूकस वर्क कर रहा है, कहीं कोई एसिड वर्क कर रहा है, तो ये सारी की सारी आपकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को शो कर रही है, केमिकल रिएक्शंस को शो कर रही हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एक ही टाइम पर चल रही होती हैं, और इसके बेस्ट एग्जांपल्स भी हैं। तो बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन जो है एक ही टाइम पर चल रही होती है, एक साथ चल रही होती हैं। इसके बेस्ट कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फूड का डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये आपकी क्या है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। इसके अलावा डाइजेशन अगर हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी
ऑफ एनर्जी। जो ATP ADP आप पढ़ते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट जो है मेटाबॉलिज्म के अंडर आता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आपकी बॉडी में आपको पता है प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स RER SER आपने पढ़ा होगा। तो जो प्रोटीन बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो आप कह सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है आपका लगातार होता रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। और इसके अलावा अगर जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ऐसे ही आपका DNA का सिंथेसिस भी होता है। तो DNA सिंथेसिस आपका, ये भी आपका जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। ये सब जो है आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। तो आप लिख सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर जो देखने को मिलती है। तो मेटाबॉलिज्म ब्रॉडली आपका जो है अगर हम फर्दर जानें कि इसमें भी कोई टाइप होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये भी आपका फर्दर आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एनाबॉलिज्म जो होता है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई छोटा मॉलिक्यूल होगा, छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, उससे आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। ये होता है आपका एनाबॉलिज्म। और ऐसे ही जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ब्रेक हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये होता है आपका कैटाबॉलिज्म। तो 2 तरह की होती है मेटाबॉलिज्म आपकी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्लूकोज से आपकी एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट मीन वो आपका कैटाबॉलिज्म है। तो ग्लूकोज हमेशा हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज से हम एनर्जी, आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल्स में भी ग्लूकोज लिया जाता है, ग्लूकोज से जो है एनर्जी मिलती है पेशेंट के अंदर। तो वो क्या है आपका, वो एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। और मेटाबॉलिज्म में भी कैटेगरी क्या है, कैटाबॉलिज्म, जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है टूट रहा है छोटे सब्सटेंस में, ठीक है। आपके जो है सिंपल मॉलिक्यूल आप कह सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपका टूट रहा है, ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म एंड इट कम्स अंडर द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। सो मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जैसे हमने अभी तक जो पढ़े हैं, तो उसके अलावा उससे ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनके अंदर आपको मेटाबॉलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उनमें जो है आपको एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पे केमिकल्स रिएक्शन हो रही हैं, केमिकल हो रहे हैं यूज़, और केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और ये जो है कलेक्टिवली जो है आपके मेटाबॉलिज्म कहे जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड all the chemical reaction occurring within a living organism are collectively called the metabolism, ठीक है। जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं एक टाइम पर एक इंसान के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सभी एक्टिविटीज़ को आप मेटाबॉलिज्म कह देते हो। और ये आपकी 2 तरह की होती है, एक होती है आपके एनाबॉलिज्म, एक होती है आपके कैटाबॉलिज्म। तो जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिफाइन द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म, वो शो करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, और एक और जो हमारे फैक्टर्स हैं वो भी हम स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हमने 2 रहते थे हमारे। एक था हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था हमारा कॉन्शियसनेस। तो आप देख लेते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपका लाइफ को डिफाइन करता है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये हमारा 4th पॉइंट था, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
ये वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। ये करने के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो और देखो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में जो है अब जानते हैं कि ये आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है किसी लाइफ को। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी का एक फंडामेंटल जो स्टेटमेंट आपको याद रखना है वो क्या है आपको पता है। एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है। सेल इज़ द, आपको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से। सेल इज़ द बेसिक structural and functional unit of life। तो इस स्टेटमेंट को आपने नहीं भूलना है। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तो आप बता सकते हो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी लाइफ को डिफाइन करती है या नहीं करती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको सभी को पता है कि वो सेल्स के बने होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस। एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से कुछ आपके जो हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर, एंड कुछ आपके जो है मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। आप सभी जानते हो ये बात, ठीक है। तो जैसे आपका यूनिसेल्यूलर है, इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, तो अमीबा ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है। अमीबा है और इसके अलावा जैसे पैरामीशियम भी जो है, पैरामीशियम भी लिख लेते हैं, पैरामीशियम। इसके अलावा जो आपकी यीस्ट होती है, ये सभी आपके क्या है, आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेल्युलर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ये आपके बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम ही ले लो, आप ह्यूमन बींग्स जो हैं आपके, वो आपके क्या है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स हो गए, प्लांट्स भी आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी आपके बाकी के एनिमल्स हैं आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो ये सभी क्या हैं, आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, आपको सभी को पता है, और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स को बनाती हैं, ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम जो है मिलकर के आपके ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। आपको सभी को पता है दैट ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो सेल से आपका बनता है टिश्यूज़, बहुत सारी सेल्स मिलकर के बनाती हैं टिश्यूज़ को, और टिश्यूज़ जो हैं आपके वो मिलकर बनाते हैं, आपको सभी को पता है कि आपके ऑर्गन्स को बना लेंगे। एक किसी भी ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं। जैसे लीवर है आपका, पैनक्रियाज है, ठीक है। तो ये आपके जो ऑर्गन है ये एक ही तरह के टिश्यू के बने हैं और ये टिश्यूज़ एक ही तरह की सेल्स की बनी है। ये आपको सभी को पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑर्गन जो है आपके, ऑर्गन्स जो है मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे हमारे हार्ट एक ऑर्गन है, इसका खुद का एक सिस्टम है कि सर्कुलेशन करेगा, ठीक है। इसी तरह से जो है पैनक्रियाज का होता है, इसी तरह से आपका जो स्टमक का होता है, इसी तरह से लीवर का होता है। तो ऑर्गन मिलकर जो है एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आ जाएंगे तो वो बना लेंगे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो बेसिक यूनिट थी वो आपकी यहाँ से सेल से स्टार्ट हुई थी, कि सेल्स ने आपके टिश्यू को बनाया, टिश्यू ने आपके ऑर्गन को बनाया, ऑर्गन ने आपके ऑर्गन सिस्टम को बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर के आपके ऑर्गेनिज्म को बनाया, ठीक है। तो देयरफॉर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइफ। We can say that the cellular organization is the important feature for defining the life, ठीक है। तो cellular organization को आप कह सकते हो कि लाइफ को डिफाइन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अब रह जाता है हमारा एक पॉइंट। अभी तक हमने 3 पॉइंट जो है डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं ग्रोथ को, पढ़ चुके हैं मेटाबॉलिज्म को, हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन को, और अभी हमने पढ़ा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनमें से कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी हैं वो लाइफ को डिफाइन करती हैं, कौन कौन सी नहीं करती हैं, वो आपको यहाँ से पता लग चुका है। तो आपका जो है इसको आपने बहुत अच्छे से याद रख लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम्स में आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए तो ये मस्ट है, आप इन वीडियोज़ को जरूर वॉच करना। इसमें मैं क्लास 11th अभी स्टार्ट किया है हमने, तो एक पूरी जर्नी रहेगी हमारे यहाँ पर, और
बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं टीचर्स के लिए भी, जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल है। जहाँ जहाँ आप बायो पढ़ते हैं, बायो के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी बायोलॉजिस्ट कवर कराने वाली हूँ क्लास 11th एंड 12th की। तो चलिए देरी ना करते हुए नेक्स्ट फैक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर था हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है अगर आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये भी जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को देख लेते हैं। कॉन्शियसनेस के बारे में आप क्या जानते हैं, अब ये बताइए। आप सोचिए, रिकॉल कीजिए कि कॉन्शियसनेस होती क्या है, कॉन्शियस होना क्या होता है, किसको कहते हैं आप कॉन्शियसनेस, और क्या वो आपकी लाइफ को डिफाइन कर सकती है या नहीं कर सकती। ये आपका 5th पॉइंट है, राइट। तो कॉन्शियसनेस एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, उनका सभी का रिवीजन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आपको एनसीईआरटी भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करा दूँगी, ठीक है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होती है। अब कॉन्शियसनेस आपको पता है, अब आता है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपका। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्शियसनेस मींस एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो कॉन्शियसनेस होता क्या है, इसकी एक जो है डेफिनेशन आप बता सकते हो कि कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू सेंस and respond. Consciousness is the ability to sense and respond to environmental stimuli. किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को अगर आप जो है सेंस कर पा रहे हैं और उस पर जो है रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, दैट मीन यू आर कॉन्शियस, राइट। फॉर एग्जांपल, आपको अगर हीट फील होती है, आप अगर मॉर्निंग में जो है एक कप ऑफ टी लेकर बैठे हैं और अगर आपने गरम गरम टी को हाथ लगा लिया और अगर आप उसकी हीट को फील कर पा रहे हैं, वो गर्म है, गर्माहट उसमें से निकल रही है, अगर आप उसकी हीट को फील कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपना हाथ जो है विड्रॉ कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं, राइट। जैसे ही आप इसको टच करने चाहते हैं, आपको हीट फील होती है और आप अपने हैंड को पीछे की तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस की वजह से तो हुआ है, ठीक है। प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको सभी को पता है। जैसे आपका एग्जांपल है मिमोसा पुडिका, यानी जो आपका टच मी नॉट प्लांट होता है, आपको पता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, टच मी नॉट प्लांट का मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। टच मी नॉट एक प्लांट है, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को, और इसका जो है साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, मिमोसा पुडिका, ये आपका इसका साइंटिफिक नेम है, मिमोसा पुडिका। ये आपका एक ऐसा प्लांट होता है जो अपने एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्ड करता है। और जो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, ये सेंस कर पा रहा है अपने आसपास की चीज़ों को, क्योंकि अगर आप इसको टच करते हो, ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगा। और इसका मैंने बता दिया साइंटिफिक नेम ये है। और इसके पास एक एबिलिटी होती है कि आसपास के जो भी चीज़ें इसके आसपास होंगी, ये उसको सेंस कर जाएगा और उस पर रिस्पॉन्ड भी करेगा, ठीक है। प्लांट्स लाइट, वाटर, ग्रेविटी और इसके अलावा जो अदर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होती है उनको सेंस कर सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लांट्स, अगर हम टच मी नॉट प्लांट की बात करें तो इसके बारे में भी यही है। और अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे ना, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके अपने सराउंडिंग को लेकर के अवेयर होते ही हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की एक लाइन को एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ये लाइन जो है ना आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी खुद इस चीज़ को एग्री करता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वो लिविंग है, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने आसपास के सराउंडिंग को लेकर के अवेयर होते हैं। ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस हाईली डेवलप्ड होती है बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। तो ह्यूमंस में जो है, ह्यूमंस में आपको कॉन्शियसनेस क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ नर्वस
सिस्टम। आपको प्लांट में नहीं देखने को मिलता ना नर्वस सिस्टम, लेकिन ह्यूमंस में देखने को मिलता है। और इसके अलावा नर्वस सिस्टम तो होता है, उसके अलावा जो है ब्रेन भी होता है, वो सोच सकते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अब कप में अगर आपको हीट फील हो रही थी तो आपके ब्रेन ने आपको मैसेज दिया होगा कि अपने हैंड्स को ना जो विड्रॉ कर लो। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपके पास ब्रेन है और आपके पास एक नर्वस सिस्टम है, इसी वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाया कि आप रिस्पॉन्ड कर पाए हैं और आप में कॉन्शियसनेस है, इस चीज़ से ये चीज़ प्रूव होती है। तो ये जो है एक आपका डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है, जो आपका कॉन्शियसनेस है ये आपका एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है लाइफ को लेकर के। तो ये लाइफ को डिफाइन करता है। जो कॉन्शियस होगा वो चीज़ जो है लिविंग होगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, ऑब्वियसली सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके कॉन्शियस होते हैं। तो और ये एनसीईआरटी ने भी बोल दिया है, तो ये एनसीईआरटी ने ही इसका आंसर दे दिया है। ये तो आपने अच्छे से याद रखना है कि आपकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। अगर कोई चीज़ जो कॉन्शियस है अपने आसपास के सराउंडिंग को लेकर के उसको सेंस कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दैट मीन द थिंग इज लिविंग, द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। ओके, सो कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो आई होप आपको सभी जो ये फैक्टर्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको पता लग गया होगा कि लाइफ को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसको हम एक और वीडियो बना लेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स हमारे रहते हैं एनसीईआरटी के, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक बनता है क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर से। इनके अलावा डाइवर्सिटी को पढ़ने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपको ये ना ऐसे कि एज इट इज़ मिल जाएंगे, बायोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें मिल जाएंगे टॉपिक आपको। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इजीली मैं आपको समझा दूंगी इजी लैंग्वेज में, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन की और उसकी नीड कैसे हुई पड़ी है, क्यों ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, तो नीड पढ़ेंगे हम कि क्या नीड है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या नीड पड़ी है हमें क्लासिफिकेशन करने की ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई हम क्यों करते हैं। और हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फीचर है और ये टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर में आता है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी क्या होता है आपको सभी को पता है। वैसे टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये एक साइंस होती है विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। एक डेफिनेशन इसकी कि टैक्सोनॉमी इज सिंपली द साइंस विच डील विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हम क्या क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेट करते हैं, नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर करना, उसको क्लासीफाई करना और फिर इसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये हम अच्छे से पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हमें पता होगा बायनोमियल जो है आपका नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बायनोमियल का मतलब क्या है। नॉमेनक्लेचर तो है, चलो नाम दे रहे हो आप किसी चीज़ को, लेकिन बायनोमियल का क्या मतलब होता है ना, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको पता है कि जीनस और बायनोमियल में क्या, जीनस एक तो आपका जीनस होता है और एक आपका जो स्पीसीज होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जैसे आपको होमो सैपियंस होता है, ठीक है, या फिर मैंसिविरेंडी का जो होते हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, तो अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक बनता है हमारा रूल्स जो है हमारे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स पढ़ेंगे हम साइंटिफिक नेमिंग के, कि आप साइंटिफिक जब आप नेमिंग करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो उसमें आपके कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को भी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी की कैटेगरी कौन कौन सी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें हम फाइलम ये जो पढ़ते हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब जो हम पढ़ते हैं इसकी एक ट्रिक भी बनती है, वो ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और स्पीसीज़ क्या होती है फिर हम उसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे, स्पीसीज़ को, जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर को, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ये सब हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो जितनी भी हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपका एक बनता है टैक्सोनॉमिक एड्स, जो टैक्सोनॉमी में आपको हेल्प करती हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स
ये आपका एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। जैसे आपके हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, म्यूजियम्स हैं, कीज़ हैं या जूलॉजिकल जो पार्ट्स हैं, ये सभी के सभी जो है ना आपके टैक्सोनॉमिक एड के अंदर आते हैं और इनको भी हम जो है डिटेल में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना एनसीईआरटी के मेन इम्पॉर्टेंट जो है फर्स्ट चैप्टर में आने वाले जो है टॉपिक्स हैं और अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ लिविंग और उसके जो फैक्टर्स हैं, जो डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो है लाइफ को बताते हैं, कौन कौन से हैं जो अनेबल हैं हमें बताने के लिए, डिफाइन करने की लाइफ क्या है क्या नहीं है। तो और इसके अलावा अगर हमारी कोई भी और क्वेरी है अगर आपकी, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर किस तरह से चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर किस स्टाइल में चाहिए और डिटेल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहिए या एमसीक्यू चाहिए या फिर नीट या फिर बोर्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप चाहते हैं या फिर अगर आप टीचर्स हैं तो आप टीचर की प्रिपरेशन चाहते हैं कि हमें टीचर की प्रिपरेशन करा दीजिए टीचिंग एग्ज़ाम्स की। और एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स की बायोलॉजी को रटना बिल्कुल भी नहीं है, बायोलॉजी को हमेशा अंडरस्टैंड किया जाता है। तो एक समझदारी के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम चलेंगे, अपनी इन सब जो भी हम डिस्कशन करेंगे उससे हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर आने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।